चलिए फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज पॉलिटी की अंतिम क्लास है और जो भी आपके लास्ट तक अपने साथी यहाँ पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट करते हुए चले आ रहे हैं, रेगुलर जो टारगेट्स दिए जाते हैं उस टारगेट के आधार पर पढ़ रहे हैं, फिर रिवीजन कर रहे हैं, तो उन्हें इंप्रूवमेंट क्लियर बात है यहाँ पर दिखाई दिया होगा। और जिन्होंने रेगुलरिटी के साथ में क्लासेस नहीं की होंगी या अपनी पढ़ाई नहीं की होगी तो उन्हें ऑब्वियस सी बात है यार, रिजल्ट में भी फर्क दिखाई देगा तुलनात्मक रूप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेगुलर देखो, अभी भी अगर आप लोग नहीं यार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो अभी सुधर जाओ, अभी क्या है कंसिस्टेंट हो जाओ। जो टारगेट्स हैं अभी 10 दिन निकले हुए हैं, कोशिश करो कि जो छूट रहा है ना, जो आप इंटेंशनली नहीं किसी कारणवश अगर छूट गया है तो उसको आप कवर कर लो। कवर कर लोगे तो फिर आप प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू 55 दिन तक लगे रहोगे तो एक इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देगा, जरूर और जरूर दिखाई देगा। ठीक है। तो आज क्या है, आज का टॉपिक है आपका लोकल गवर्नेंस। देखो, लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत हमें पढ़ने से पहले इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के, यानी कि स्वतंत्रता से पहले हमें समझ लेनी चाहिए कहानी क्या है, फिर स्वतंत्रता के बाद क्या क्या प्रयास हुए, उसके बाद कब जाकर के लोकल गवर्नेंस में आपके पंचायती राज और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। आप सभी रटते रहते होंगे कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि पंचायत और नगर निकाय को शामिल किया गया है भाग 9 के अंतर्गत और भाग 9 के का के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गई जानकारी। लेकिन जानकारी को क्या करना है, जो तथ्य हैं इन तथ्यों को हम वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर सारी कहानी समझ में आ गई, एक फ्लो आपका मेंटेन हो गया सारे तथ्यों को लेकर के, तो आपके तथ्य क्या होते हैं, दिमाग में सेट हो जाते हैं। ठीक है, एक कहानी जब आपके दिमाग में बन जाती है सभी फैक्ट्स को लेकर के, तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती है। तो आज कोशिश की जाएगी कि ये कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है ये देने की कोशिश की जाए, ताकि जो लोकल गवर्नेंस से जो भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं, देखो इसके विचारों को लेकर के, आखिर यह जो सिद्धांत हैं स्थानीय स्वशासन वाले कहां से आते हैं, उत्पत्ति कहां से होती है। तो पहले ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में चलते हैं। वहां पर एक व्यक्ति हुए आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनका सभी ने नाम सुना होगा। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयास किया जाता है, स्थानीय जो इकाइयां होती हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं। तो इस कारणवश रिपन महोदय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में आता है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय लगातार गांधी जी के द्वारा किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था की वकालत की जाती थी कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कहने का मतलब यह था कि जो जनता की भागीदारी राजनीतिक या शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर क्या रहता है, प्रत्यक्ष रूप से हम अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि भेजने की परंपरा होती है ये संसदनात्मक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत ही हम लोकसभा में और हम विधानसभा में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे भाई भारत जो है गांव में बसता है, तो गांव में जब बसता है तो यहाँ जनता जो गांव की है इसको प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए यहाँ पर योग्य बनाना चाहिए। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, यहाँ समझना, संविधान जो सभा में बैठे हुए संविधानविद थे वो लगातार देखो इस पर डिबेट कर रहे थे कि क्या इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वाली व्यवस्था को, जिसकी वकालत गांधीवादी विचारधारा वाले लोग कर रहे थे, क्योंकि संविधान सभा में गांधी जी तो थे नहीं लेकिन गांधीवादी विचारधारा वाले लोग तो थे, बोले बापू जी जो कहे हैं ये बापू जी वाली बात को क्या मान लेना चाहिए, क्या संविधान में हमें इसे शामिल करना चाहिए। तो उस समय देखो नेहरू जी, पटेल जी, ये सब किस बात से सहमत हुए, ये सब इस बात से सहमत होते हैं कि अभी हमारी जो जनता है, अभी हमारी जो जनता है इतना परिपक्व नहीं है कि शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले और अपने प्रतिनिधि को रिस्पॉन्सिबल ठहराए, है ना। तो इसलिए अभी क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा सा दूर रखो इसको डायरेक्ट शासन व्यवस्था से। तो बोले फिर प्रावधान क्या करना चाहिए, बात तो माननी पड़ेगी ना, किसी तरीके से बापू की बात है। बोले ठीक है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात कर दी गई, यानी कि आगे जब राज्य स्टेट यह देखेगा कि जनता परिपक्व हो रही है तो इसे संवैधानिक दर्जा या मौलिक अधिकारों में या किसी अन्य तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी वाली बात जो राज्य सरकारों के अंतर्गत होती है वो शामिल कर दी जाएगी। समझे बात को कि नहीं। यहाँ बात ये हुई कि अभी हम आर्टिकल 40 में रखेंगे, डीपीएसपी के अंतर्गत इसको रखेंगे। तो डीपीएसपी में जो चीजें होती हैं वो स्टेट के लिए क्या होती हैं, स्टेट के लिए एक तरीके से उसका एक ड्यूटी होती, कर्तव्य होता है कि इस तरीके का जो शासन व्यवस्था है वो अपनी नीतियों में लागू करनी चाहिए, लेकिन स्टेट के ऊपर किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं होती है। तो यह प्रयास किया गया शुरुआती दौर पर। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत लोकल गवर्नेंस वाले पार्ट को शामिल कर दिया गया, है ना। गांधीवादी जो विचारधारा के लोग थे वह भी थोड़ा सा खुश हुए, हालांकि नाखुश भी हुए।
अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब देश आजाद होता है तो देश आजाद होने के बाद नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेहरू जी पर देखो लगातार आरोप लगाए जाते हैं। पूरी कहानी समझनी है, ये सारी जो समितियां गठित हुई ना, ये सारी समितियां एग्जाम में आती हैं, लेकिन इन समितियों से संबंधित जो कहानी है पूरी वो समझ लेते हैं। वो कहानी अगर समझ में आ गई तो सारी समितियों ने क्या कार्य किए, कब गठन हुआ इनका, है ना, क्या क्या इनके लिए अनुशंसाएं इन्होंने की, वो सब याद हो जाएगा अभी साथ के साथ। तो देखो देश आजाद हुआ, नेहरू जी के ऊपर लगातार आरोप लगे। आरोप क्या लगते थे कि यह जो है भारी जो उद्योग होते हैं, या एक तरीके से समझिए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट का सपोर्ट करते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है कि ऊपर के स्तर पर हम कोई भी सुधार करेंगे और धीरे धीरे करके वह नीचे तक पहुंचेगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक। क्लियर? ये नेहरू जी के ऊपर आरोप लगते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इसको काउंटर करना है और बताना है कि नेहरू जी के समय ही प्रयास किया गया सर्वप्रथम कौन सा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सीधा मतलब यही था कि यहाँ समुदाय जो है अपने यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, खासकर कृषि से संबंधित जो भी सुधार होंगे, यहाँ समुदाय की भागीदारी बढ़नी चाहिए। ठीक है, समुदाय आगे आएगा और जो अपने यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए स्टेप लेगा। ठीक, तो ये था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी के अंतर्गत आपका भारतीय जो जो आपका नेशनल राष्ट्रीय एक्सटेंसिव सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसी के अंतर्गत ही एक प्रोग्राम था, वह भी चालू किया गया। तो 1952 के ये प्रोग्राम थे। नेहरू जी के समय, नेहरू जी के काल में ये प्रोग्राम शुरू होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत इसकी यह आती है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत नकारात्मक तरीके से दिखाई देता है। यानी कि बिल्कुल भी यह जो प्रोग्राम जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। अब पूरा नहीं कर पाता है तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसकी विफलता, जो ये प्रोग्राम है इसकी विफलता पर सरकार चिंतित हुई। अब सरकार को जब चिंता होगी तो सरकार ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी का ही नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, समझना ध्यान से यहाँ पर। तो सीडीपी क्यों विफल रहा, इसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता साहब से कहा जाता है कि बताओ भाई ये जो है असफल क्यों हुई। तो दो बातें वो बताते हैं। एक तो बताते हैं कारण कि क्यों असफल रही। कारण यह था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था, यहाँ पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए था, बोले कम्युनिटी का, समुदाय का। और बोले पार्टिसिपेशन रहा किसका इसमें, बोले एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ प्रशासन ने ही सारी शक्तियां अपने हाथों में रखी, तो कैसे सफल हो सकता है। पहला रीजन उन्होंने ये बताया कि असफलता के कारण क्या थे। फिर पूछा गया कि सफल कैसे हो सकती है, बोले सुनो फिर हम कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, उनको कोशिश करो पालन करने की, उस पर एक कानून बनाने की कोशिश करो, है ना। तो बलवंत राय मेहता साहब ने कहा कि देखो जो ग्रामीण क्षेत्र है या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिस्तरीय संरचना का विकास करना है। यहीं पर इन्होंने त्रिस्तरीय संरचना का सिद्धांत दिया। वो क्या था, इसके तहत ही इन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है स्थापित करने की आवश्यकता है। आ जाओ थोड़ा सा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समझ लेते हैं। डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसको समझ लो। जो भी व्यवस्था इनके द्वारा बताई गई अभी क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखो विलेज के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, तीन स्तर इन्होंने डिवाइड किए। और विलेज के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसके साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल, राजनीतिक जो विकेंद्रीकरण है इसकी भी बात की। समझते हैं भाई, जब इसके पहले तक एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है ये तो दिखता ही था। पूछोगे कैसे दिखता था, देखो समझो, ग्रामीण स्तर पर आपको अधिकारी दिखते हैं कौन से, लेखपाल महोदय दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, है ना, जो भूमि प्रबंधन से संबंधित सारे काम करते हैं। और वीडियो साहब दिखते हैं, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी हम यहाँ देखो प्रशासनिक तंत्र की समझो बात, प्रशासनिक जो विकेंद्रीकरण दिखाई देता है इसको समझने की कोशिश करो। जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको तीन स्तर दिखते हैं, इसके बाद जब ब्लॉक के स्तर पर जाते हो और ये तीनों इंटीग्रेटेड हैं। कैसे इंटीग्रेटेड हैं, जिले के अंदर ही ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर ही विलेज होता है भाई, है ना, जिले में कई ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक में कई विलेज होते हैं। क्लियर, तो सब इंटीग्रेटेड रहते हैं। और पूरा का पूरा ये त्रिस्तरीय जो संरचना होती है या डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इस व्यवस्था को अगर समझ लिया आज तो फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं जो कमिटीज के द्वारा रिकमेंड की गई वो बहुत आसान हो जाएंगी। तो समझते हैं सबसे पहले विलेज के लेवल पर। देखो अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कैसा होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर लेखपाल और वीडियो साहब होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं प्रशासन में। दूसरा भाई ब्लॉक के लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी कौन से होते हैं, तो यहाँ भाई बीडीओ साहब होते हैं, पता है ना, बीडीओ साहब होते हैं और नायब तहसीलदार होते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक के स्तर पर आपके अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। और आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, डीपीआरओ जिसे बोलते हो। तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको प्रशासनिक इकाई पूरी समझ में आ गई, जो ग्रामीण स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है और जिला स्तर पर है। तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। अब बोले जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी जरूरत है।
और पॉलिटिकल जो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था तो व्यवस्था थी कैसी, तो हमने पीछे पढ़ लिया सेंटर के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। जो संघीय ढांचा पढ़ा वहां हमने समझा एक तो केंद्र के स्तर पर संघ सरकार थी, राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें थी, ठीक है। तो अब जो नीचे इसके नीचे और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, यानी कि शक्तियों का जो डेलीगेशन है, जो स्थानांतरण है, नीचे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी देने की जरूरत है। वो कैसे किया गया, देखो ग्रामीण स्तर पर क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम समिति इनके द्वारा बोला गया, ठीक है, ग्राम पंचायत। और ब्लॉक स्तर पर क्या था, ब्लॉक पंचायत। और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत होना चाहिए, ध्यान से समझना, यही आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होती है, ठीक। ग्रामीण के स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक पंचायत होगा और जिला के स्तर पर जिला पंचायत होगा। यहां पर जो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम सभा के अध्यक्ष रहेंगे या ग्राम सभा के जो भी अध्यक्ष रहेंगे, एग्जाम्पल कौन, हमारे यहाँ प्रधान जी होते हैं, सरपंच भी बोला जाता है, तो यह जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ऐसा रिकमेंड किया गया इनके द्वारा। तो ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो भी अध्यक्ष रहेंगे इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। बाकी जो ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो भी यहाँ पर अध्यक्ष रहेंगे इनका निर्वाचन होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ऐसे यहाँ पर बात कही गई किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो इन्होंने देखो बोला कि पॉलिटिकल जो है डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, और जो शक्तियां जब तक आप नीचे ट्रांसफर डेलीगेट नहीं करोगे तब तक कोई भी प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर चले आओगे, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये पहला इन्होंने देखो बताया कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की जरूरत है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह बात की जाती है। और यह सभी देखो आप लोग पढ़ते भी होंगे, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद देखो 1957 में यह कमेटी आती है और कुछ रिकमेंडेशंस देती है इस तरीके की। और आप सभी को यह पता होना चाहिए जो स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन जो है राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि इस विषय पर कोई भी कानून बनाना चाहे या यह स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्था लागू करना चाहे तो कर सकती है। तो यहीं पर आपका 1959 में 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी जाती है। स्थानीय स्वशासन को अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में, और यही बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के पश्चात व्यवस्था लागू की जाती है। क्लियर, जो यहाँ पर त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई, इसी को आधार बनाते हुए, इन्हीं की सिफारिशों को आधार बनाते हुए वहां यह व्यवस्था की जाती है। आगे चल करके आपको आंध्र प्रदेश में भी दिखाई देगी। समझ में आ गया, तो बलवंत राय मेहता समिति समझ में आ गई कि क्यों आई थी और क्या रिकमेंडेशन की इन्होंने। इसके बाद अगली जो समिति आती है संथानम समिति आती है। अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है, याद रखना इस बात को। 1963 में संथानम समिति आती है। बोले पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर दी, और इसके आगे जो वित्तीय विकेंद्रीकरण है भैया, जो वित्तीय विकेंद्रीकरण होता है सबसे ज्यादा जरूरत होगा इन इन जो स्वशासन संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, इनको सबसे ज्यादा जरूरत होगा पैसा, वित्त। बोले वित्तीय जो विकेंद्रीकरण है इसकी बात कौन करेगा, बोले वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात हम करेंगे। संथानम समिति में जो अगर पूछा जाए आपसे कि संथानम समिति की सिफारिश में प्रमुख सिफारिश जो रही है वह वित्तीय विकेंद्रीकरण की थी, यह पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न बनता है आपका। आगे बढ़ते हैं, संथानम समिति के बाद फिर सरकार बदलती है आपकी 66 में मोरारजी देसाई भाई साहब की। मोरारजी देसाई साहब की जब सरकार आती है तो इनके द्वारा एक नई कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी का नाम होता है अशोक मेहता समिति। ध्यान से समझना, पॉलिटिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसके साथ आप समिति को भी समझते चलोगे तो आपको रटने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आगे कुछ कमिटीज हैं जो कंफ्यूज करेंगे, यहाँ कुछ तरीका बना लेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बना लेंगे, उससे भी याद रहेंगी। तो भाई मोरारजी साहब की जब सरकार आती है तो यहां पर इनके द्वारा जो कमेटी गठित की जाती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिशें की, बोले बलवंत राय मेहता साहब जो कह रहे थे ना त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय की जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत है, इन्होंने बोला द्विस्तरीय, है ना, दो स्तर पर केवल पंचायती राज व्यवस्था को रखने की जरूरत है। द्विस्तरीय में बोले कौन सा फिर स्तर आप हटा रहे हो, बोले नीचे जो ग्रामीण वाला स्तर है ना इसको हटा दो। ग्रामीण वाला स्तर जब हटा दोगे तो यहां पर उनसे पूछा गया फिर एग्जीक्यूशन कौन करेगा, बोले जो डिस्ट्रिक्ट वाला स्तर है, ऊपर जिला स्तर से एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। अब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो पीछे जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो 3 स्तर हमने पढ़े थे ना, तो 3 स्तर में देखो एग्जीक्यूशन कैसे होता है इसको समझ लो। सबसे नीचे आपका क्या होता है, ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, फिर आपका ब्लॉक पंचायत होता है, फिर आपका जिला पंचायत होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में देखो जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा अभी आगे डिस्कस किया जाएगा क्या होता है, मोटा मोटा समझो गांव के वो लोग जो प्रधान चुनते हैं, ठीक है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो मतदाता होते हैं। बोले ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे जो भी दिक्कतें होंगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे गांव में पुलिया बननी है, ठीक है भैया, अब पुलिया बननी है, ग्रामीण जो जो ग्राम सभा के लोग होंगे, ये ग्राम सभा के लोग देखेंगे कहाँ पुलिया बननी है, किस जगह पर कहाँ तालाब बनना है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके कहां पर भेज देंगे, बोले जिला स्तर पर ऊपर भेज देंगे। ध्यान से समझो, तो जिला स्तर पर भेजेंगे, वहां चर्चा परिचर्चा की जाएगी जिला पंचायत के द्वारा,
या वहां जो प्रशासनिक अधिकारी बैठा है, बढ़िया से जिला चर्चा पर चर्चा होगी और फिर बोला जाएगा किसको, बीच में बैठे हुए जो भाई साहब तुम क्यों बैठे हो बीच में ब्लॉक पे, ब्लॉक स्तर पर जो भी बीडीसी साहब बैठे हुए हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ साहब बैठे हुए हैं या आपके नायब तहसीलदार जी बैठे हुए हैं, इन दोनों को बोला जाएगा आप दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है मिलजुल कर क्या करो, ये जो आपके प्रोजेक्ट आए हुए हैं नीचे गांव से, ग्रामीण ग्राम सभा के लोगों ने जो प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आपको एग्जीक्यूट करना होगा। कार्यपालिकी शक्ति के रूप में किसको यहां पर पावर दी गई है, तो यहां पर जो ब्लॉक के स्तर पर बैठे हुए जो पंचायत अधिकारी हैं या फिर ब्लॉक के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्हें बोला जाएगा कि आपकी यह जिम्मेदारी बनती है आप एग्जीक्यूशन करो। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जीक्यूशन का पावर किसको दिया गया है, बीच में बैठे ब्लॉक के स्तर पर। तो 3 स्तरीय जो व्यवस्था थी यहां ऐसी व्यवस्था थी। बोले जब आगे अशोक मेहता साहब क्या कहते हैं, अशोक मेहता साहब कहते हैं द्विस्तरीय व्यवस्था रहेगी। इन्होंने नीचे जो ग्रामीण वाला था, ये ग्रामीण वाला स्तर ही हटा दिया, खत्म कर दिया इन्होंने, केवल 2 स्तर रखे इन्होंने, एक रखा जिला के स्तर पर, एक रखा मंडल यानी कि ब्लॉक के स्तर पर। ठीक है, और जिला के स्तर पर वहां राइट दिया गया एग्जीक्यूशन का, ये अशोक मेहता साहब ने रिकमेंड किया ऐसा। और इनकी रिकमेंडेशन कौन सी थी, खतरनाक खतरनाक, एक देखो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इनकी यह थी कि जो भी यह स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नेंस है, इसको संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है। प्रश्न बनता है सर्वप्रथम यह सिफारिश किसके द्वारा की गई कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो आपको बताना है यह सबसे पहले जो सिफारिश थी वो अशोक मेहता के द्वारा की गई थी। यहां याद रखना जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो रहा है तो वह जो है एलएम सिंघवी साहब की आगे समिति आएगी, यह एलएम सिंघवी साहब की समिति है, इनकी सिफारिश के पश्चात जो संवैधानिक दर्जा, किस तरीके से संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की गई थी, यह जो अप्लाई किया गया है यह आपका 73वें 74वें में किया गया। लेकिन अगर सर्वप्रथम किसी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता की बात की है तो अशोक मेहता समिति है, यह बात जरूर याद रखना आगे। ठीक है, और क्या बोला गया, और इनके द्वारा बोला गया जो एससी और एसटी कम्युनिटी होता है इसको रिजर्वेशन देने की जरूरत है। अशोक मेहता साहब ने बोला कि भाई जो एससी एसटी समुदाय है इसको भी रिजर्वेशन देने की जरूरत है ना, इसका भी प्रतिनिधित्व अगर बढ़ाना है, जैसे हमने ऊपर लोकसभा में या विधानसभा में हमने एससी एसटी रिजर्वेशन कर रखा है, वही रिजर्वेशन यहाँ जब स्थानीय स्वशासन में आप पंचायती राज को लागू करोगे तो यहाँ भी जरूरी है आपको आरक्षण देना। ठीक है, अगर इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन चाहते हो आप। आगे बढ़ते हैं, फिर और क्या बोला इन्होंने, और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बोली अशोक मेहता साहब ने, क्या कहा इन्होंने, देखो एक तो हो गया रिजर्वेशन की बात कर दी इन्होंने, संवैधानिक दर्जा देने की बात कर दी है ना, और बोला इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी वाला। देखो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के इन्होंने बोला कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं यह भी शामिल होनी चाहिए। ठीक, यह कुछ ऐसी इनकी रिकमेंडेशन थी, यह इतनी ही बताई गई है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब अशोक मेहता साहब की रिकमेंडेशन आती है आगे चल करके, अभी देखो सरकार के द्वारा कोई भी एक ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। ठीक, रिकमेंडेशन आती है, सरकार चली जाती है, कमेटी की रिकमेंडेशन धरी की धरी रह जाती है। क्लियर, आगे फिर राव समिति आती है, राव समिति के द्वारा भी यही सिफारिशें दोहराई जाती है। हालांकि इनके द्वारा यह बोला गया कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अलावा जो पॉलिसी क्रिएशन का काम है, नीति जो निर्माण का कार्य है वह भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से होना चाहिए। अभी तक भाई साहब बलवंत राय मेहता क्या कह रहे थे कि पॉलिसी जो इंप्लीमेंटेशन है वह विलेज के लेवल से होना चाहिए, है ना, और इंप्लीमेंटेशन का काम ब्लॉक के लेवल से होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ग्रामीण व्यवस्था यानी कि पुलिया कहां बनेगी ये सब गांव के स्तर से बताया जाएगा, और पुलिया कैसे बनेगी ये सब ब्लॉक के स्तर से बताया जाएगा। ठीक, समझने की कोशिश करना गांव के स्तर से। और फिर अशोक मेहता साहब आते हैं तो ये बोलते हैं कि जो इंप्लीमेंटेशन वाला काम होगा वो जिला के स्तर से होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से देखा जाएगा भाई निर्माण कार्य कैसे हो रहा है कहीं पर गांव वगैरह में। फिर आगे आते हैं राव साहब, तो राव कमेटी जब आती है तो राव कमेटी में बोला जाता है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन का और आपका पॉलिसी मेकिंग का है ना, जो पॉलिसी क्रिएशन का काम है वो कहां से होगा, वो सब डिस्ट्रिक्ट के ही लेवल से होना चाहिए। तो ये राव साहब की कुछ रिकमेंडेशन आती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहती हैं। आगे अब आती है राजीव गांधी साहब की सरकार। जब राजीव गांधी साहब की सरकार आती है तो यहां जो है राजीव गांधी साहब के द्वारा जो सिंघवी कमेटी है इसका गठन किया जाता है। समझना बात को ध्यान से, क्योंकि सिंघवी कमेटी के बाद में कुछ चेंजेस हुए, सरकार के स्तर से कुछ प्रयास किए गए। क्या किए गए, कहानी समझो यहाँ पर। सिंघवी साहब की जो सरकार, सिंघवी साहब की अध्यक्षता में सिंघवी कमेटी का गठन हुआ। सिंघवी कमेटी के द्वारा बोला गया कि जो ये पंचायती राज है या जो स्थानीय स्वशासन है इसे आपका संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है। जो अशोक मेहता में बात की गई थी वही बात दोहराई गई। दूसरी बात जो पॉलिटिकल पार्टी वाली थी उस बात को नकार दिया गया इनके द्वारा। सिंघवी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ भी हो गया तो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में आप स्थानीय स्वशासन को लागू करना चाहते हो वहां आपका मकसद है कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए, किसी पार्टी विशेष का वहां पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वहां व्यक्ति का शासन देखा जाएगा, व्यक्ति की जवाबदेहिता तय की जाएगी और उसके माध्यम से वहां
व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी वाला जो प्रावधान, जो रिकमेंडेशन पीछे अशोक मेहता के द्वारा दी गई थी, वह रिकमेंडेशन इन्होंने खारिज कर दी। और तीसरी बात, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की ही बात की। तो बोले ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन इन्होंने सिंघवी साहब ने दी, इसके बाद में राजीव गांधी साहब के द्वारा कोई प्रयास किया गया? बोले हाँ किया गया। 64वां संविधान संशोधन यहां से किया जाता है। 64वां संविधान संशोधन लोकसभा से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में इन्हें क्या होता है, बहुमत नहीं था, तो राज्यसभा में वो लैप्स कर जाता है। दिक्कत एक और आ रही थी, राज्यसभा में क्यों नहीं पास हो पाता है, क्योंकि इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन था इसको सीधा संघ से जोड़ दिया था। अब भाई संघ से जोड़ दोगे तो राज्यों की भूमिका ही खत्म हो जाएगी, और राज्यसभा में किसके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, राज्यों के बैठे हुए हैं, तो कैसे पास करा लोगे राज्यसभा में तुम, ठीक है। समझ में आया कि इसका लूपहोल क्या था। तो इसी लूपहोल के कारण जो 64वां संविधान संशोधन पहला प्रयास किया गया आपका, वह प्रयास हो जाता है फेल। क्लियर, राजीव गांधी साहब के द्वारा यह पहला प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको दो कमेटी और दिखाई देंगी, एक आपको दिखाई देगी थुंगम समिति और एक दिखाई देगी गॉडगिल समिति, है ना। ये दोनों कमिटीज भी आपकी क्या करती हैं, जो पंचायती राज है इसके संवैधानिक मान्यता देने की जो बात लगातार दोहराई गई, वही सेम बात रिपीट की गई जो सिंघवी समिति में कही गई। थुंगम समिति में भी कहा गया कि भाई पंचायती राज्यों को संवैधानिक मान्यता देने की जरूरत है, अगर संवैधानिक मान्यता नहीं दोगे तो राज्य सरकारों के ऊपर किसी तरीके की बाध्यता नहीं रहेगी, ठीक है, और वो कभी भी स्थानीय स्वशासन को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर क्या होगा, डर देखो, हमने जब संघीय स्वशासन पढ़ा था तो संघीय शासन में हमने ये देखा था कि केंद्र के पास ऑलरेडी पहले से शक्तियां बहुत हैं, राज्यों के पास बहुत कम शक्तियां हैं, ऐसे ही भिखमंगे स्थिति में है। अब बोले जब इतनी कम स्थितियां हैं, वहां पर शक्तियां हैं उसके पास, आगे चल करके अगर और डेलीगेट शक्तियां करनी पड़ जाएं, स्थानीय स्तर पर पंचायतों को, नगर निगम को, नगर निकाय को देनी पड़ जाए अगर शक्तियां, और तो हमारे पास क्या बचेगा, है ना, राज्यों का ही मत था। तो इसीलिए संवैधानिक कोई मान्यता संवैधानिक दर्जा था नहीं, कोई संवैधानिक बाध्यता थी नहीं, तो इसीलिए कोई प्रयास भी नहीं किया गया। तो थुंगम समिति के द्वारा भी यही बोला गया, गॉडगिल के द्वारा भी यही बोला गया। गॉडगिल के द्वारा SC ST और वुमेन को भी रिजर्वेशन की बात की गई, है ना, बोले कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो ये सारे प्रयास जो हैं, ये सारे रिकमेंडेशंस समय समय पर कैसे इन कमिटीज के द्वारा दिए गए, अब समझ में आ गया होगा। एक क्रम में सारी समितियों को समझाने की कोशिश की है, उसके पीछे की क्या कहानी रही है समझ में आई होगी। कैसे जब पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सरकारें बदलती हैं, नेहरू जी, फिर देसाई, जो मोरारजी देसाई साहब थे, उसके बाद में कैसे राजीव गांधी के समय तो तीन बहुत प्रमुख कमिटीज हैं, कौन कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, तीसरी थी राजीव गांधी जी के समय सिंघवी कमेटी, ठीक है। ये तीनों कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको जोड़ करके समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं, देखो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता तक, यहां तक तो क्रम भी अगर आ जाता है क्रोनोलॉजी लगाने को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसके आगे होती है, कहां, जहां पर राव समिति, ठीक है, राव समिति के बाद में आगे फिर आपका सिंघवी कमेटी और थुंगम कमेटी और गॉडगिल समिति, ये चार समितियां जब आती हैं और आई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखना, ये चार समितियां दी रहेंगी और चार समितियां का बोलेगा क्रोनोलॉजी में लगाओ, है ना। वहां क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई साहब ये राव और थुंगम कौन सी पहले है कौन सी बाद में है। अभी तो हमने एक कहानी सुन ली है, तो कहानी के अंतर्गत हमें सारी चीजें याद हो गई हैं, लेकिन अगर एकदम से आपसे बीच से उठा करके कोई कमेटी दे देगा तो आपके पास कम से कम क्रोनोलॉजी की कोई निमोनिक होनी चाहिए। आप अपने स्तर से बना सकते हो तो बनाओ, यहां पर देखो आप क्या कर सकते हो, राव से आप याद कर सकते हो, है ना, राव कमेटी ही याद रखना उसको, कैसे, जीके राव नहीं पढ़ना है, केवल राव कमेटी पढ़ना है, उसे सिंघवी कमेटी पढ़ना है, लास्ट लास्ट वाला ही जो वर्ड है उसको ले लिया करो, आगे का तो एब्रिविएशन ही यूज होता है अक्सर, ठीक है। तो आप राव कमेटी पढ़ो, उसको सिंघवी कमेटी पढ़ो, थुंगम कमेटी पढ़ो, गॉडगिल कमेटी पढ़ो, इस तरीके से चारों कमेटी पढ़नी है। और आप सभी क्या करते होगे, RS टीवी, राज्यसभा टीवी तो देखते हो कि नहीं देखते हो, है ना, सभी देखते होगे राज्यसभा टीवी, तो अब आपको RS टीवी ना पढ़ करके उसको RS TG पढ़ना है, वी हटा देना है, वी को आपको जी पढ़ना है। तो R का मतलब क्या है, राव कमेटी है, S का मतलब क्या है भाई साहब, सिंघम कमेटी है, T का मतलब क्या है, थुंगम कमेटी है, और G का मतलब क्या है, गॉडगिल कमेटी है। तो राज्यसभा टीवी से आपको ये याद रखना है कि हमने RSTG बनाया हुआ था, RSTV नहीं, RSTG। तो चारों जो समितियां बनी आपकी, उसका क्रम याद हो जाएगा। अगर क्रम पर लगाने को आता है तो यहाँ एक नंबर देखो आपका क्लियर होगा, और क्रोनोलॉजी यहाँ कंफ्यूज करती है, इसलिए क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। बलवंत राय में, अशोक मेहता में कंफ्यूजन नहीं होगा, सभी को पता है कि बलवंत राय मेहता समिति सर्वप्रथम आपकी गठित की जाती है ना, और बलवंत राय मेहता के द्वारा ही सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया जाता है। इसीलिए एक प्रश्न और बनाया जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो बलवंत राय मेहता साहब ही जाने जाते हैं। क्लियर हो गया, सारी समितियां, इसका जो पृष्ठभूमि रही वो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब वर्ष आता है 1993 का।
1992 में हालांकि कोशिश होती है जो 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। आगे चल करके यह 73वां संविधान संशोधन 1993 अंततः एक कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज से जुड़े हुए सारे मामले शामिल किए जाते हैं और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निकाय से जुड़े हुए सारे मामले शामिल किए जाते हैं। ये हो गया संवैधानिक प्रावधान जो आप लोगों को जानकारी है। इस जानकारी से संबंधित जो पीछे की पूरी कहानी है वो कनेक्ट करते हुए ये जानकारी अब आपको याद नहीं करनी है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर हम यहाँ पर पंचायतों में जो व्यवस्था की गई है, ग्रामीण स्तरों पे जो व्यवस्था की गई है स्थानीय स्वशासन से संबंधित वो समझ ली, तो नगरीय स्तर की जो व्यवस्था है वो समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लगभग सेम रहती है। ठीक है, जैसे हमने वहां पर पीछे भी इस तरीके से देखो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान जब समझ लिए थे तो हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग लगभग सिमिलरिटी दिखाई देती है। ऐसे ही जब आप पंचायतों से जुड़े हुए मामले सब देख लोगे तो नगर निकाय के स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई वो भी सेम की गई हैं, बस उसकी व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन में है और भाग 9 का है। यहाँ भाग 9 में आपका पंचायत दिखाई देती है। आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं? देखो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। याद रखना अनुच्छेद 243 आप पूछोगे यह संविधान में भी यह भी नया जुड़ा है क्या 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से? तो बताना है हाँ भाई, इसके पहले जो 243 में था राज्यों को लेकर के भिन्न भिन्न राज्यों के विभाजन किए गए थे उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो खत्म करने के बाद पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो प्रोविजन किए गए हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स जो है पंचायती राज से संबंधित हैं। फिर 243 ओ के बाद 243 पी शुरू होता है। अब 243 पी से 243 जेड जी तक यहां तक जो प्रोविजन सारे आर्टिकल्स दिखाई देते हैं ये नगर निकाय से संबंधित हैं, तो ये आपको 74वें संविधान संशोधन में दिखाई देंगे और भाग 9 के का में दिखाई देंगे। यही एक साथ जोड़कर देख लो तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब बोले पंचायती राज में जो अनुसूची है, जो विषय रहेंगे, यहां देखो जो संविधान में बात की गई है ये समझना। संविधान में बोला गया कि जो 29 विषय रहेंगे, 29 विषय वो रहेंगे जो राज्य सूची के विषय हैं। इन 29 विषयों पर राज्य सरकारें क्या करेंगी, स्टेट का लेजिस्लेचर क्या करेगा, उन्हें शक्तियां पावर्स देगा। किसे? स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज को। यहां पंचायती राज को किन 29 विषयों पर यहां पावर डेलीगेट करेगा, ये अधिकार किसको दे दिया गया? स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया गया। और ये विषय कहां पर लिख दिए गए हैं? ये विषय आपके शेड्यूल 11 के अंतर्गत लिख दिए गए हैं। शेड्यूल 11 में ये विषय लिख दिए गए हैं। इन विषयों पर स्टेट लेजिस्लेचर साहब आपका अधिकार है कि आप अपने यहाँ पर पंचायती राज को ये पावर्स डेलीगेट करो। क्लियर, समझ में आ गया ये जो प्रावधान किए गए। अब यहाँ पर फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। एक एक करके कुछ जो प्रमुख बातें होती हैं पंचायती राज से जुड़ी हुई वो आनी चाहिए, उस पर समझ क्लियर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 243 के ए बी सी डी सब रटने में जुटे हुए हो, कुछ दो तीन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेदों की चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। उससे ज्यादा कोशिश यह किया करो कि जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में वो समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, आर्टिकल्स रटने वाली बड़ी चीज नहीं होती है। आर्टिकल्स दो चार ही हैं जो घूम फिर कर आपसे पूछता है, ज्यादा आर्टिकल्स भी पूछे नहीं जाते यहाँ से जो बारीकियां पूछी जाती है वो हम समझ लेंगे इसमें। सबसे पहले देखो आपका ग्राम सभा बोला गया है। ग्राम सभा को ऐसे समझो गांव की संसद, और ग्राम सभा होती क्या है ये समझो। ग्राम सभा को बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। गांव गए हो और गांव में जो लोग होते हैं जो प्रधानी का चुनाव, प्रधानी को वोट देने जाते हैं, है ना, प्रधान जी को, तो प्रधान जी को जो वोट देने जाते हैं यानी कि मतदाता सूची होती है गांव के, उस गांव में वोटर होते हैं कुछ, है ना, जो, और वोटर भी कितने 80 बोल रहा हूँ 18+ के जो लोग होते हैं और जो मतदाता सूची में जो शामिल हैं यानी कि जो वोट देने के लायक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो बोले उन्हीं से मिलकर के बनती है ग्राम सभा। समझ में आया? तो ग्राम सभा उन्हीं से मिलकर बनती है और यही सब चुनते हैं अपने यहाँ पर किसको, प्रधान जी को, सरपंच जी को, जो भी नाम दिया जाता है। तो ग्राम सभा सबसे निचली इकाई होती है ग्रामीण क्षेत्र की, या पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है, ग्राम सभा। भैया हम गांव में रहते हैं तो हम भी ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। 18+ और मतदाता सूची में अगर हम वोटर के रूप में वहां पर शामिल है तो हम ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया ग्राम सभा। और ग्राम सभा की ही चर्चा जो डेफिनेशन है ये 243 में और 243 ए में ही यह व्यवस्था पूरी की गई है ग्राम सभा से संबंधित। क्लियर? देखो आर्टिकल्स क्या है जानना जरूरी नहीं है, आर्टिकल से ज्यादा जरूरी होता है जानना ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, ये ज्यादा जरूरी था जानना, वो हमने समझ लिया। उसके बाद करते हैं आगे, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या यह अनिवार्य सिचुएशन है, यानी कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है क्या यह अनिवार्य है कि हर राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए? तो आपको तुरंत क्रॉस करना है और तुरंत देखना है ध्यान से कि भाई यह जरूरी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा गया है, और संविधान में आर्टिकल सुन लो, खाली याद करने वाली बात नहीं है। आर्टिकल 243 के ही बी के अंतर्गत यह लिख दिया गया है कि सामान्यतः, कौन सा शब्द, जनरली,
जनरली यह जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाएगी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्लियर, जो समझाई है। लेकिन अगर कहीं पर मान लो भैया 20 लाख से कम जनसंख्या है, बोले जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां जबरन के 3 स्तर नहीं बनाने हैं, वहां केवल 2 स्तर बनाने हैं। बीच वाला जो ब्लॉक का स्तर है वो खत्म कर देना है, वहां पर ग्रामीण का स्तर रहेगा और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा, बीच का ब्लॉक स्तर हटा दो वहां पर। ठीक, तो ये व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय संविधान में। समझ में आया? तो जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है, एक मिनिमम जो है जनसंख्या 20 लाख होनी चाहिए, 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी तभी 3 टायर सिस्टम रहेगा, और अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पर द्विस्तरीय रहेगा। ऐसे 2 राज्य हैं, कौन कौन से? गोवा है और मणिपुर है। गोवा और मणिपुर में आपकी द्विस्तरीय संरचना ही दिखाई देती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सारी चीजें? अब आगे बढ़ते हैं इनके इलेक्शन पर। देखो इनके इलेक्शन को लेकर के हमने यह तो समझ लिया है कि ग्रामीण स्तर पर देखो ग्राम पंचायत अध्यक्ष, और यहाँ पर ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष होता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्य होते हैं, ब्लॉक पंचायत के स्तर पर सदस्य होते हैं, और जिला पंचायत के स्तर पर सदस्य होते हैं। समझ में आ गया? ये बातें तो हमें पता है। बोले देखो जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या ब्लॉक पंचायत, इन तीनों स्तर पर जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, इनका प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन होगा। यानी कि यहाँ जनता जो है सीधा इनके लिए चुनाव करेगी, वोट करेगी। ठीक है? तो ब्लॉक पंचायत सदस्य का भी होता है, जिला पंचायत सदस्य का भी देखो जनता के द्वारा चुनाव होता है। अब मान लो भैया ब्लॉक स्तर पर 12 सदस्य चुनकर भेजे गए, ये 12 सदस्य जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, यही अपने में से ये क्या करेंगे, ये एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्लियरली समझना, समझाने का प्रयास यह है कि यहाँ पर जो भी प्रोविजन सदस्यों के लिए किया गया है चुनाव से संबंधित, तो ये बोला गया है कि जो सदस्य हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। लेकिन जो अध्यक्ष चुने जाएंगे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। कहां पर? सुनो गौर से, ब्लॉक के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। ब्लॉक के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। फिर बात आई जो ग्रामीण के स्तर पर, विलेज के स्तर पर क्या होगा? बोले विलेज के स्तर पर वहां के स्टेट लेजिस्लेचर का यह अधिकार होगा, राज्यों के विधानमंडल को यह राइट दिया गया है कि आप तय करो। तो ज्यादातर राज्यों में क्या होता है, विलेज के स्तर पर जो अध्यक्ष हैं, बोले तो प्रधान जी, प्रधान जी को कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है ना, इनका चुनाव होता है ना। तो अब समझ में आया विलेज के स्तर पर अध्यक्ष, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर कैसे इनका चुनाव होता है। तो इलेक्शन व्यवस्था को हमने समझ लिया। इसके बाद रिजर्वेशन को देखते हैं। तो देखो रिजर्वेशन की बात की जाए तो 243 के डी के अंतर्गत ही यह रिजर्वेशन की बात की गई है। अब रिजर्वेशन में कहा गया है, देखो पहले ही समझा दिया था कि अशोक मेहता के द्वारा यह बोला गया था एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर आगे आपका गॉडगिल कमेटी आती है, वहां बोला गया वुमेन के लिए भी होना चाहिए, पीछे समझा हमने। तो यही सारी चीजें लागू कर दी गई इसमें। 243 के डी में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन की भी बात की गई और महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई। लेकिन यहां बात आएगी कितना रिजर्वेशन है। तो जब उस गांव में देखा जाएगा कि इनका पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, तो पॉपुलेशन के आधार पर एससी एसटी का रिजर्वेशन तय किया जाएगा। वहीं वुमेन का जो रिजर्वेशन है, महिलाओं का 1/3 रिजर्वेशन रहेगा। समझना, ध्यान से समझना, महिलाओं का रिजर्वेशन कितना रहेगा? 1/3, 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है कि इतना मिनिमम रहना चाहिए। कितना? मिनिमम, याद रखना, न्यूनतम 1/3 रखना ही रखना है। ज्यादा रखना है तो रख लो। और ज्यादा को लेकर के मध्य प्रदेश का केस पता होगा, पहला ऐसा राज्य बना था जिसने 50% महिलाओं का रिजर्वेशन पंचायती राज में लागू कर दिया था। ठीक है, पहला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश। यह भी तथ्य आप लोग याद रखना। तो यहाँ रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, न्यूनतम यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन की बात कर दी गई है। टेन्योर की बात आती है, कार्यकाल को लेकर के क्या बात बोला गया है, बोली गई है। ठीक है, देखो कार्यकाल को लेकर के सीधा बोला गया है कि 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल रहेगा। 5 साल यहाँ पर कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अब प्रधान जी जब चुने जाते हैं तो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या 5 साल से पहले खत्म नहीं किया जा सकता है? बोले बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अगर मान लो 5 साल से पहले खत्म हो गया, फिर अगला चुनाव कैसे होगा, अगला कार्यकाल कैसे होगा, इसको लेकर के भी ये बोला गया। देखो क्या बोला गया, यहाँ बताया गया कि अगर मान लो 5 साल से पहले खत्म हो जाता है और जो भी कार्यकाल था 5 साल का था और 4 महीने में खत्म हो जाता है, तो 4 महीने में खत्म हुआ तो कहने का मतलब है 1 साल अभी समय बच रहा था। और तो जो नया चुनाव होगा और नए चुनाव के बाद में नया जो व्यक्ति चुनकर आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, और शेष कार्यकाल के लिए कब तक नहीं चुना जाएगा ये समझना है। यहाँ पर मान लो भाई 6 महीने से कम, क्योंकि यहाँ एक प्रोविजन रखा गया है कि नया जो चुनाव होगा वो अगले 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि 6 महीने से ज्यादा जब होगा, जब 6 महीने से ज्यादा समय बचा होगा, तो भैया वो बचे हुए समय के लिए, शेष समय के लिए ही उसको चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मान लो 4 साल 8 महीने तक वह जो चुनाव है चुनकर आया था व्यक्ति, वह जो है रुका हुआ है, उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसको भंग कर दिया गया है।
बोले अब क्या होगा, बोले अब तो 3 ही महीने बचे हुए थे, बोले अब इस बार जब चुनाव कराया जाएगा तो पूरे 5 साल के लिए कराया जाएगा। ये प्रोविजन है सीधा सीधा टेन्योर को लेकर के कि अब जो कार्यकाल रहेगा प्रधान जी का वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए रहेगा अगर 6 महीने से कम का समय बचता है। ठीक, तो ये टेन्योर को लेकर के व्यवस्था की गई है अपने संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 243 के अंतर्गत। इतना याद रखना, ज्यादा ABCD EFGH ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली यहां समझते हुए चलो कि क्या प्रोविजन किए गए हैं। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन में सीधा यहाँ प्रश्न बनता है कि मिनिमम एज कितनी यहाँ निर्धारित की गई है। तो याद रखना, कंफ्यूज करेगा। लोकसभा और राज्यसभा में हमने मिनिमम एज कितनी देखी थी, लोकसभा में 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है। प्रश्न यहाँ बनता है क्वालिफिकेशन में एज को लेकर के, चूंकि यहाँ पर हमने मिनिमम एज जो रखी है यूनिक है, 21 साल हमने रखी है। ठीक है, कितनी मिनिमम एज है, 21 साल रखी हुई है। ध्यान रखना, इसको रट लेना, बिल्कुल रटने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ लोकसभा राज्यसभा से कंपेयर करके पढ़ लोगे ना तो फिर रटने वाली नहीं है। 21 यहाँ पर है, 25 लोकसभा में, 30 राज्यसभा में है। ठीक, अब आते हैं पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। देखो, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी या टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस कहां पर लगाए जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज को दिया जाएगा, यहां समझो बात को। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आगे पावर जो शेयरिंग किसके द्वारा की जाएगी, यह भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा की जाएगी, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है। और टैक्सेस वगैरह कर लगाने का अधिकार, करारोपण का अधिकार किसके द्वारा दिया जाएगा, यह भी वहां की स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ देखो कुछ विषय हैं, जो कितने विषय निर्धारित किए गए थे, 29 विषय निर्धारित किए गए थे। अब 29 विषयों में से वहां की राज्य विधानमंडल तय करेगी कि अपने यहाँ पर पंचायती राज को, अब जितने राज्य हैं उतने राज्यों में अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने हिसाब से विषयों का ट्रांसफर किया गया है। हर एक राज्य को यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में जो फ्रेमवर्क बनाया गया है वो फ्रेमवर्क हमें आना चाहिए, है ना। फ्रेमवर्क यह है कि सभी राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो ये तय करेंगे कि कितने विषयों पर यहाँ पावर ट्रांसफर करनी है, कितने विषयों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है या करारोपण का अधिकार देना है। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे रखा गया। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ दो आपको आयोग आपको नजर आएंगे स्पष्ट रूप से, कौन कौन से, एक आएगा आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन नजर आएगा, दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन नजर आएगा। ये कहां से आ गया, अब ये कंफ्यूज कैसे करता है जानते हो, ये कंफ्यूज ऐसे करता है एग्जाम में, वहां लिखा होगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य जब निर्वाचन आयोग आएगा तो आपको लगेगा अच्छा राज्य निर्वाचन आयोग है, मतलब ये जो राज्य विधानमंडल के चुनाव है, राज्य के स्टेट के जो इलेक्शन है ये कराता होगा। तो ऐसे गलत कराता है, तो समझना है यहाँ पर स्टेट के जो इलेक्शन है और जो सेंटर के इलेक्शन है, ये दोनों ही इलेक्शन किसके द्वारा कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। आर्टिकल 243 में स्टेट फाइनेंस कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है। इसका मतलब यहां पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये चुनाव कराएगा कौन से, जो स्थानीय निकायों के होंगे। स्थानीय निकायों के बोले तो यहां पर चुनाव कराए जाएंगे पंचायतों के, और यहां पर चुनाव कराए जाएंगे नगर निकायों के। ठीक है, नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव करवाने हैं, तो किसको यहां पर इलेक्ट किया गया है, यहां पर किसके गठन की बात की गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो यह आयोग केवल अधिकार रखता है पंचायत और नगर निगम या नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो, जैसे वहां पर फाइनेंस कमीशन का काम क्या था, सेंटर और स्टेट के लेवल पर जो भी टैक्सेस वगैरह आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रांट इन एड देना है, सब पढ़ लिया हमने पीछे। यही सेम काम आपका पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, पंचायत स्तर पर यह तय किया जाएगा कि देखो राज्यों को किस तरीके से जो टैक्सेस प्राप्त होता है, जो भी राज्य, एक तो पहली बात उनके पास बेचारों के पास टैक्स है ही नहीं, है ना, पैसा आता ही नहीं, रेवेन्यू आता ही नहीं है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी एक डामाडोल स्थिति में दिखता है। क्या ही गठन किया जाए जब पैसा राज्यों के पास खुद नहीं है, खुद भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या ही आगे पंचायतों को देंगे। ठीक, तो अब बाकी अगर आर्टिकल इसका याद रखना है तो 243I और 243Y और फाई कैसे याद रखोगे, 243I वाई फाई, फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब है फाइनेंस, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो 243I किसके लिए है, ये आपका पंचायती राज के लिए है, और 243Y किसके लिए है, तो ये आपका नगर निकाय के लिए है, और फाई क्या है भैया, फाइनेंस कमीशन है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन वाला आर्टिकल याद रख लेना, है ना। इसके बाद एक छोड़कर 243K किसके लिए है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए है। तो इस तरीके से 243 के ओ तक यहाँ आर्टिकल कवर हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के अंतर्गत जो प्रोविजन आपके किए गए थे पंचायती राज को लेकर के, वो यहाँ सारे समझाने की कोशिश की गई है। अब एक एक जो आप प्रोविजन है, जो आर्टिकल है, इसको समझना और जो क्वेश्चन देखना कैसे बनाया गया है।
क्वेश्चन आर्टिकल से बहुत कम आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो जो बारीकियां रहती हैं, जैसे एज को लेकर के बारीकी है, 5 वर्ष कार्यकाल को लेकर के, और तीसरी कौन सी बारीकी थी, तीसरी बारीकी थी कि क्या अनिवार्यता त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो बताना नहीं भाई साहब अनिवार्यता नहीं है। तो इन बारीकियों से प्रश्न बनते हैं, याद रखना, ठीक है। सीधा यहाँ आर्टिकल रटते रहो तो रटने वाला काम फिर बहुत करते रहते हैं लोग, ठीक। रटते रहोगे तो फिर रटने में क्या होता है, चीजें फिर उतनी ही रटी रहेंगी, उतना ही सही कर पाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके सही हो गए, आपने कॉन्सेप्ट सही क्लियर कर लिए पंचायती राज को लेकर के, फिर कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ ले आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल। देखो 243 का एम यहाँ आर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है समझो। यहाँ पर देखो ये जो ऊपर पूरी व्यवस्था की गई, इस व्यवस्था के बाद भी एक आर्टिकल 243 का एम है जहां बोला गया है कि कुछ राज्यों में यह जो पंचायती राज है लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां उनकी ऑटोनॉमी को ध्यान में रखा जाएगा, उनके कल्चर को ध्यान में रखा जाएगा, जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था वहां लागू है उसको ही जारी रहने दिया जाएगा। इसके लिए बात की गई शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की। यहां समझना ध्यान से, जो बातें बताई जाए ना उनसे सभी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ बोला गया जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 हमने पीछे पढ़ा था। ट्राइबल जो आपकी एडवाइजरी कमेटी होती है या ऑटोनॉमस आपकी जो बॉडी होती है, ऑटोनॉमस काउंसिल यहाँ पर गठित की जाती है शेड्यूल 6 के अंतर्गत, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद है कि नहीं शेड्यूल 6 में। और इसके अतिरिक्त जो आपके और ट्राइबल एरियाज हैं, इसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है, काउंसिल होती है, शेड्यूल 5 के अंतर्गत गठित की जाती है, ठीक है। क्लियर। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को छोड़कर इन्होंने बोला, इसके अलावा इन्होंने 3 राज्य और बताए, 3 राज्य बोले और कुछ क्षेत्र भी थे, दार्जिलिंग वगैरह के कुछ क्षेत्र भी थे, कुछ विशेष क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं होगी पंचायती राज व्यवस्था। तो बोले वो सब हटाओ, यहाँ ये बताओ जो 3 राज्य हैं, कौन से 3 राज्यों का समूह है। प्रश्न यहाँ पहला बनता है, 3 राज्यों का कौन सा समूह है जहां पर ये पंचायती राज जो है लागू नहीं होते हैं ये प्रोविजन। तो वो तीनों राज्य देखो, एक तो है आपका मिजोरम, पहले सुन लो फिर इसको देखो याद भी करा देंगे। मिजोरम, दूसरा है आपका मेघालय, और तीसरा है आपका नागालैंड। ये 3 हैं, लेकिन अभी पढ़ोगे कुछ टाइम बाद खा जाओगे, है ना। खा जाने का मतलब है खा नहीं जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो ये तीनों याद कैसे होंगे समझते हैं अभी। ट्राइबल एरिया के लिए है और 243 का एम है, तो 243 के एम के अंतर्गत यह बोला गया है कि यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज के यहाँ पर अपने विशेष राजनीतिक तंत्र होता है, ठीक है, शासन करने की विशेष इकाइयां होती हैं। तो बोले जबरन का यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो इसी कारण से 3 राज्य जो हैं, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, 3 जगहों को यहाँ पर छूट दी गई है इस स्थानीय स्वशासन से या पंचायती राज से। याद कैसे रखोगे, देखो जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, बोले हाँ, तो वो क्या पीते हैं भाई, रम पीते हैं, ठीक है, पीते हैं ना, इनका तो कल्चर होता है कि नहीं होता है। तो बोले रम पीते हैं तो फिर अपनी लय में रहते हैं, रम पी करके लय में रहते हैं अपनी, और फिर नागिन डांस करते हैं, ठीक है। तो नागिन डांस से नाग याद रखना। अब तीनों देखो कैसे याद हो जाएंगे, कौन से 3 हमने जो राज्य थे वो यहाँ पर छूट दे रखी है, जिनको यहाँ पर बाहर कर रखा है हमने, किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। 243 एम में 3 राज्यों का समूह पूछा जाएगा, यहाँ मणिपुर दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा तो कंफ्यूज करेगा, हो सकता है सेट दे दे तीनों का और फिर आपसे क्वेश्चन बना ले। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो 3 राज्य कौन से हैं। तो तीनों राज्यों में याद रखना है जहां पर ट्राइब्स ज्यादा हैं तो क्या पियेंगे, रम पियेंगे, रम पियेंगे तो अपनी लय में रहेंगे, और लय में रहेंगे फिर नागिन डांस करेंगे, ठीक है। तो रम से हो गया आपका मिजोरम, और लय से हो गया मेघालय, और नाग से हो गया आपका नागालैंड, ठीक। ये तीनों आपके देखो इस छोटे से निमोनिक से माध्यम से तीनों आपके राज्य एकदम तैयार हो गए। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, याद रहेगा हमेशा के लिए, है ना। 2-4 बार इसका रिवीजन और कर लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है शेड्यूल 6 की। शेड्यूल 6 तो समझ में आता है कि ऑटोनॉमस जो काउंसिल है इसके माध्यम से जनता यहाँ पर सीधे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो बोले जब यहाँ पर पहले से ही पंचायत जैसी व्यवस्था है तो जबरन का क्यों हम शेड्यूल 6 वाले राज्यों में लागू करें इसको। बोले चलो समझ में आता है। बोले जो शेड्यूल 5 है यहाँ भैया क्यों नहीं लागू कर रहे हो, है ना। यहाँ पर तो राज्यपाल के माध्यम से यहाँ अपॉइंटमेंट होता है। अब राज्यपाल यहाँ देखता है तो इसका मतलब है स्टेट का हस्तक्षेप है। बोले जब स्टेट का हस्तक्षेप है तो यहाँ व्यवस्था लागू करने की जरूरत है पंचायत जैसी। बोले है तो क्या किया जाए। बोले भूरिया साहब को बुलाओ, है ना। भूरिया साहब को बुलाओ का मतलब यह है कि भूरिया साहब की अध्यक्षता में भूरिया कमेटी बैठती है कि जांच करो कि कैसे लागू किया जाए। तो इस कमेटी की सिफारिशें आती हैं और सिफारिश के बाद ही कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा, पेसा एक्ट 1996, ठीक है। पेसा एक्ट मतलब पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल फॉर शेड्यूल एरियाज। पंचायती जो कानून होते हैं, कुछ कानून देखो जो सामान्यतः जो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत कानून किए गए हैं वो नहीं, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज
यहाँ शेड्यूल्ड एरियाज के लिए कुछ प्रोविजन पंचायतों के ऐसे किए जाएंगे, जैसे यहाँ जो प्रतिनिधित्व है वो जनजातीय एरिया का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बढ़ाया जाएगा। इस अधिनियम में समझो, मोटा मोटा समझो क्या प्रयास किए जाएंगे। इस पेशा एक्ट के माध्यम से यह कोशिश की जाएगी कि स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्था तो लागू करनी है वहां पर, लेकिन वहां से थोड़ा सा डिफर होगी। डिफर ऐसे होगी कि जो उनका प्रतिनिधित्व है लोकल लोगों का, चूंकि वहां एसटी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा प्रतिशत है, तो बोले उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है इसमें। तो इस अधिनियम के माध्यम से यहाँ जहां पर पेशा लागू किया जाएगा और पेशा के माध्यम से यहाँ एक नई स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू की जाएगी। यह भूरिया समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है। एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा जाता है। तो भूरिया साहब को कब बुलाया गया था? बोले जब शेड्यूल 5 में देखा जा रहा है कि यहाँ यार कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, तो भूरिया साहब को बुलाया जाएगा और फिर पेशा एक्ट आता है। पेशा एक्ट कब आता है? 1996 में आता है। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए होंगे यहाँ से क्लियर। अब पंचायती राज को लेकर के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं इसी के अंतर्गत सारे आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम गुंजाइश रहती जाए, ठीक, जो हमने कर लिया है। फिर नगर निकाय आते हैं, तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन है। भाग 9 का है, वहां पर क्या था भाई? भाग 9 था और 9 का क्या है? 9 के का में नगर निकाय है। वहीं 9 का खा क्या है? अगर आपको याद हो तो कोऑपरेटिव कमिटीज हैं, सहकारी संस्थाएं या सहकारी समितियां हैं, भाग 9 के खा में शामिल हैं। अब 9 के का में हमने 243 ओ तक क्या व्यवस्था देखी थी? पंचायतों से जुड़ी हुई, तो 243 पी से शुरू हो जाएगा, नगर निकाय से जुड़ी हुई, और 243 जेड जी तक, जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे करके जेड जी तक सारे प्रोविजन हैं। सेम प्रोविजन उसी तरीके से यहां भी रहते हैं कि कैसे इनका इलेक्शन होगा, उसी तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, ठीक है, सब व्यवस्था लगभग उसी तरीके की दिखाई देंगी। केवल यहाँ जो विषय हैं 18 विषय हैं, ये अंतर है। और पंचायतों में विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। और अनुसूची शेड्यूल 12 के अंतर्गत ये सारे विषय आपके लिख दिए गए हैं। त्रिस्तरीय यहाँ पर भी व्यवस्था दिखाई देगी, नगर पंचायत, नगर पालिका और सबसे ऊपर नगर निगम। नगर पंचायत कहां पर होती है? जो देखो अभी गांव से शहर बन रहे होते हैं क्षेत्र, और यहाँ 3 लाख से कम जनसंख्या रहती है। बस इतना याद रखना, नगर पंचायत कहां पर दिखाई देगी? जो गांव से अभी शहर बनने की स्थिति में होंगे और जनसंख्या 3 लाख से कम होगी। वहीं जनसंख्या अगर 3 लाख से 10 लाख तक है, 3 लाख से अगर 10 लाख तक जनसंख्या है तो वह नगर पालिका दिखाई देगी वहां पर। और जहां 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो वहां नगर निगम दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कितने नगर निगम है, तो 17 नगर निगम है आपके उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में। क्लियर? जो देखो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का जो प्रमुख क्षेत्र होता है, तो वह आपका एक तरीके से नगर निगम के रूप में जाना जाता है, ठीक। और जो बड़े बड़े हैं जनसंख्या वाले, तो ऐसे 17 हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रमुख रूप से जो मंडल है, मंडल वाले क्षेत्रों को ही नगर निगम वहां पर व्यवस्था कर दी गई नगर निगम के रूप में। समझ में आ गया? तो ये पंचायती राज और नगर निगम वाला जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस से इससे बाहर आपसे क्वेश्चन बहुत रेयर रह जाए। पंचायती राज समझ लिया, नगर निगम लगभग सेम है, एक जैसा है। अब आते हैं आपातकाल पर। तो आपातकाल वाला प्रोविजन कहां पर पढ़ा था हमने? जब प्रेसिडेंट पढ़ा था वहां पर इसको छोड़ दिया था कि आपातकाल जो है, प्रेसिडेंट की आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं इसको हम आगे देखेंगे, है ना। आपातकाल जारी कौन करता है? आपातकाल जो जारी करता है, कौन लाता है रेजुलेशन, है ना, वो लाता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही ये घोषणा की जाती है इमरजेंसी की। और ये काले पेन से लिखा है, मतलब काले अक्षर वाली बात है, ठीक है। काले अक्षर का मतलब ये होता है, एक ये आपातकाल कोई अच्छी स्थिति में तो आएगा नहीं, तो अच्छी स्थिति में नहीं आएगा। कौन कौन सी स्थितियों में आपातकाल देश में लग सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और जल्दी से चीजें वह समझ लेंगे जो हमारे एग्जाम में जरूरी है, ठीक। तो हमारे एग्जाम में देखो, एक तो पूछा जाएगा किस भाग के अंतर्गत। जब हमने पार्ट्स क्लियर किए थे तो याद करो, वहां पर हमने पार्ट्स जो हैं 16, 17, 18 और 15 से शुरू किया था। तो एक बार इलेक्शन होता है, 5 बार में होता है भैया, तो क्या होगा? भाग 15 इलेक्शन है। याद आया कि नहीं याद आया, है ना। 16 में कुछ विशेष वर्गों में, है ना। फिर 17 में आपका क्या था? लैंग्वेज को लेकर के था, भाषा बदलती रहती है। 18 क्या बताया था? लड़की के लिए 18 जो शादी की होती है वो आपात जैसी स्थिति होती है, तो भाग 18 से आपातकाल याद होगा। और अगर ये भूल गए हो तो किसी भी तरीके से बना तो रखा ही होगा पार्ट्स को लेकर के, और अगर ऐसे ही याद किया है तो रिवीजन करो अगर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, भाग 18 के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अब इस आपातकाल की व्यवस्था तो की जाती है, इसमें 3 प्रोविजन बनाए गए हैं। एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और तीसरा आर्टिकल 360 है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो आपातकाल है इसे नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है, ठीक। अभी ध्यान से सुनना कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल होता है और क्या आपका प्रेसिडेंशियल रूल, इसे बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। 356 के अंतर्गत जो आपातकाल है इसे प्रेसिडेंशियल रूल बोला जाता है। 360 में आपका फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है। समझते हैं भाई 352 क्या है। 352 हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 352 में, कि 3 आधारों पर यह आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगेगी। वो 3 आधार कौन से हैं? एक तो आपका युद्ध है, दूसरा आपका बाह्य आक्रमण है
तीसरा देखो क्या लिखा हुआ था मौलिक रूप से, कभी कभी पूछता है कि मौलिक संविधान में 3 कौन से आधार थे, तो तीसरा आधार जो था जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि रटे पड़े हो सशस्त्र विद्रोह तो रट के चले आए, वहां लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो कि मौलिक संविधान में पूछेगा तो मौलिक संविधान में आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखो किसी दूसरे देश से, बाहर के देश से आक्रमण होगा, या तो युद्ध होगा या बाह्य आक्रमण होगा, ठीक, तो ये हो गया, इन आधारों पर लगाया जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी। तीसरा इन्होंने आंतरिक जो अशांति लिखा हुआ था, आंतरिक अशांति के आधार पर देखो विवाद क्या हुआ, विवाद समझते हैं। 3 बार हमारे देश में आपात लगा है, एक तो जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, दूसरा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 71 में, और तीसरा कब लगाया गया, तीसरा इंदिरा गांधी के द्वारा, और आधार यहां पर बनाया गया था आंतरिक अशांति। पहले तो देखो इन आधार पर लगा था, युद्ध और बाह्य आक्रमण पर, लेकिन जब तीसरा आपातकाल लगता है, अभी तक 3 ही बार लगा है, और तीसरा जो आपातकाल लगा है इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, बोले यार ये तो बहुत गलत बात है, ये तो विपक्ष को दबाने वाली बात हो जाएगी इस आधार पर अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगा दोगे पूरे राष्ट्र में। तो बोले फिर क्या किया जाए, फिर आगे चल करके जब इंदिरा गांधी सरकार जाती है, 44वां संविधान संशोधन आता है, मोरारजी देसाई की जब सरकार बनती है, तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह आंतरिक अशांति शब्द हटाया जाता है, और क्या जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया जाता है। क्लियर, ये चीज याद रखना, सशस्त्र विद्रोह कब जुड़ा, क्यों जुड़ा, ये समझ में आया, कब जुड़ा ये क्लियर हो गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया जाता है, तो आंतरिक अशांति शब्द हटाया जाता है क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया, और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया जाता है। बोले जब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, इसके साथ और भी एक बात लिखी गई कि जो वहां पे कैबिनेट होगी, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कैबिनेट शब्द की पूरे संविधान में चर्चा कहां पर मिलती है, तो बोले कैबिनेट जो है, जो उस समय आपकी कैबिनेट रहेगी, ये जब लिखित रूप में लिख कर देगी, ये इसको क्या करना होगा, इसको लिखित रूप में लिख कर देना होगा, तब वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ये बात भी बोली गई है आर्टिकल 352 में, और 44वें संविधान संशोधन के बाद से ये संशोधन किए गए थे। तो वो दो बातें आपकी लिखी गई कि कैबिनेट लिख कर देगा, दूसरी बात कही गई कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाओगे आप, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब आप आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाओगे। दो देखो प्रोविजन क्लियर हो गए, 44वें संविधान संशोधन तक आ गए। इसके बाद बात करते हैं, चलो प्रेसिडेंट महोदय ने घोषणा कर दी, अब आगे क्या, आगे देखो बात होती है कि कितने समय के अंतर्गत लोकसभा को, सॉरी लोकसभा कह लो या संसदीय अनुमोदन, यानी कि भारतीय संसद को कितने समय के भीतर उस घोषणा को, उद्घोषणा को अनुमोदित करना होगा, यानी कि अपने यहां पर पारित कराना होगा जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की जाएगी। क्लियर बात है, यहां समझना अध्यादेश की तरह होता है ये, है ना, इसको भी अध्यादेश को कैसे, अध्यादेश को 6 महीने के बाद अगले 6 सप्ताह के भीतर संसदीय अनुमोदन चाहिए होता है। उसी तरीके से आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की अगर प्रेसिडेंट साहब घोषणा करेंगे, तो जो आपका 1 महीने के अंतर्गत, कितनी टाइमलाइन दी गई है, यहां पर टाइमलाइन दे दी गई है 1 महीने की, 1 महीने के अंदर ही संसद के द्वारा इसको अनुमोदन मिल जाना चाहिए, नहीं तो नेशनल इमरजेंसी हो जाएगा खत्म। ठीक है, अगर संसद इसको अनुमोदित नहीं करती है। क्लियर हुआ। और फिर पूछा जाए अगर कितने समय तक रहता है, तो ये 6 महीने तक देखो लागू रहता है। अब 6 महीने करके, 6 महीने करके बार बार अगर संसदीय अनुमोदन मिलता रहेगा, तो ये आगे बढ़ता रहेगा, और कितने भी बार तक बढ़ाया जा सकता है ये नेशनल इमरजेंसी। क्लियर, इस चीज को याद रखना। लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए, मैक्सिमम एक बार में कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखना, मैक्सिमम एक बार में 1 वर्ष के लिए, वैसे 6 महीने करके इसको बढ़ाया जाता है नेशनल इमरजेंसी को। फिर बात आती है समाप्त, तो समाप्त देखो ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, या फिर इसको लोकसभा के द्वारा संकल्प ला करके भी समाप्त किया जा सकता है। याद रखना, प्रेसिडेंट भी यहां पर इसको समाप्त कर सकता है, या लोकसभा के द्वारा भी इसको समाप्त किया जा सकता है। अब बात आती है जो संसदीय अनुमोदन है, इसके लिए बहुमत कैसा चाहिए होता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, ये चीज याद रखना। 352 352 में, 356 में और 360 में, तीनों में अंतर यहाँ बहुमत को लेकर के भी है। कैसे, 352 में जो संसदीय अनुमोदन करना होता है 1 महीने के भीतर करना होता है, और यहाँ पर विशेष बहुमत के बाद करना होता है। यहाँ यानी कि संसद में विशेष बहुमत चाहिए होगा, तब यह प्रस्ताव है ये पारित हो पाएगा। लेकिन 356 और 360 में भी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति साहब जो घोषणा करेंगे उसको साधारण बहुमत से भी अगर संसद ने अनुमोदित कर दिया, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, या वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। क्लियर। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, 352 के अंतर्गत जो बात की गई है, ये समझ में आ गई होगी। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के साथ 2 आर्टिकल्स को लेकर के और जोड़ के पढ़ना है। कौन से 2 आर्टिकल, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। देखो आर्टिकल 358 अगर एक्टिव होता है, तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। पूछा जाता है आपसे प्रश्न, 358 अगर एक्टिव हो गया, तो आर्टिकल 19 ही जाएगा। लेकिन अगर 359 एक्टिव हो गया, ध्यान रखना,
अगर आर्टिकल 359 एक्टिव हो जाता है 352 के तहत, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जितने आपके फंडामेंटल राइट हैं सब खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 20 नहीं जाता है, आर्टिकल 21 नहीं जाता है। ये जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था वहां भी समझे थे कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किए जा सकते हैं व्यक्ति के। तो बोले अब इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लिया हमने। 352 में जब नेशनल इमरजेंसी लगा होगा तो 358 जब एक्टिव होगा तो आर्टिकल 19 जाएगा, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल आपकी खत्म की जाएगी। लेकिन जैसे ही 359 लग जाएगा वैसे ही सारे मौलिक अधिकार चले जाएंगे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जितने प्रश्न बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे, और देखना उठाकर क्वेश्चन देख लेना, इन्हीं में से आपका हो जाएगा। फिर 356 आते हैं। 356 वैसे क्या होता है? 356 को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रूल, यानी कि राष्ट्रपति का शासन कहीं पर लगेगा। अब राष्ट्रपति का शासन हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? हमारे संविधान में सीधा लिखा हुआ है, देखो किसी राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, है ना। अब राज्य में कौन बैठता है? राज्यपाल बैठता है। बोले राज्यपाल या तो लिखित में बोले कि भाई हमारे यहाँ पर जो इस राज्य में क्या है, संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है, या बिना लिखे हुए, ठीक है। तो ये क्लियर बोला गया है, राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर भी या बिना लिखित अनुशंसा पर भी यह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 356 में ये प्रोविजन किया गया है। लेकिन जब आर्टिकल 356 को पढ़ना है तो दो आपको आर्टिकल्स के साथ में दो आधार और हो सकते हैं। एक तो राज्यपाल अनुशंसा कर दे राष्ट्रपति से कि जो हमारे राज्य हैं, जो भाई साहब राज्य है ना, इस राज्य में जो है संविधान के अनुरूप शासन नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा। फिर बात आई, ऐसे तो कभी भी भाई राज्यपाल उठा करके कर देगा, है ना। तो ये चिंता भी थी राज्यों की। लेकिन अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा 356 के साथ और कौन कौन से आर्टिकल को हमें देखकर पढ़ना चाहिए। 356 के साथ 355 को भी समझना चाहिए। यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ संघ के कर्तव्य बताए गए हैं, जो सेंटर के कर्तव्य रहेंगे कि जो भी सेंटर के द्वारा विधि बनाई जाएगी, कानून बनाया जाएगा, उसे लागू कराने का या राज्यों में एक सुशासन स्थापित करने का, ऐसा समझो जो दायित्व या कर्तव्य दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है 355 में। यहाँ ही यह भी बोला गया है कि सेंटर को का ही यह कर्तव्य होगा कि संविधान की जो भी व्यवस्थाएं हैं, संविधान के अनुरूप जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को, एग्जाम्पल लेते हैं संघीय ढांचे को, जो व्यवस्था की गई है उसको लागू कराने की किसकी जिम्मेदारी है? बोले संघ सरकार की है। तो ये एक आधार बना करके संघ सरकार कह सकती है कि हम यहाँ पर क्या है, राज्य में, इस राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं है तो यहाँ भी प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। तो 355 भी आधार देता है। लेकिन 355 के साथ साथ आपका 365 भी देता है आधार। अब 365 कैसे, ये समझो। देखो 365 में क्या बोला गया है? 365 में बोला गया है कि यहाँ कुछ डायरेक्शन दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। पीछे पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ था कि संघ सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और अगर उन निर्देशों का पालन उस राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति यह मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि उस राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, तो अब हम प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं यहाँ पर। तो दो आधार और हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल लगने के, 355 भी हो सकता है और 365 भी हो सकता है। क्लियर? तो 356 के अंतर्गत कैसे आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, किन किन परिस्थितियों में लग सकता है, समझ में आ गया होगा। अब संसदीय अनुमोदन कैसे होता है? प्रेसिडेंट साहब ने घोषणा कर दी तो यहाँ जो अनुमोदन चाहिए होता है 2 महीनों पे चाहिए होता है, ठीक। जो नेशनल इमरजेंसी है यहाँ 1 महीने के अंदर आपको अनुमोदित करना होगा संसद जी को, और यहाँ पर 2 महीने के बाद इनको अनुमोदित करना होगा। समझ में आ गया? कब तक रहेगा यहाँ ये भी समझ लो। ऐसा थोड़ी ना किसी राज्य में हमेशा के लिए थोड़ी लगा सकते हो, है ना, 6-6 महीने करके। तो यहाँ बोला है कि मैक्सिमम, याद रखना, मैक्सिमम 1 साल तक। लेकिन कुछ दो परिस्थितियां और बता दी कि दो परिस्थितियां ऐसी रहेंगी जहां पर 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। और दो परिस्थितियां वो कौन कौन सी रहेंगी? पहली रहेगी अगर मान लो भैया राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल आपातकाल, जो नेशनल इमरजेंसी अगर कहीं पर लगी हुई है तब भी क्या कर सकते हो आप, 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हो। या फिर वहां आप इलेक्शन कमीशन से पूछो कि उस राज्य में अगर इलेक्शन कमीशन यह प्रमाणित कर देता है कि अभी इस राज्य में इलेक्शन करवाना संभव नहीं है, इलेक्शन अभी इसमें नहीं हो सकता है, तो यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहने दो। तो इस आधार पर केवल 2 आधार बताए गए हैं आर्टिकल 356 पे, जहां यह बताया गया है कि 1 साल से ज्यादा भी आपका प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। क्लियर बात है? समझ में आ गया? तो बोले 2 कंडीशन होती हैं, या तो पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी लगा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहने दो, या फिर इलेक्शन कमीशन कह दे कि अभी चुनाव नहीं हो सकता है, इस विधानमंडल में चुनाव नहीं हो सकता है, तो इस राज्य में अभी क्या कर रहने दो, अभी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहने दो। लेकिन यहाँ भी मैक्सिमम लिमिट है 3 साल की, तब भी 3 साल से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो। तो वैसे सामान्य स्थिति में क्या है, 1 साल है, लेकिन 1 साल से ज्यादा लगानी है तो 2 कंडीशन होंगी, तभी 1 साल से ज्यादा और मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हो प्रेसिडेंशियल रूल।
क्लियर हो गया। खत्म कैसे किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही घोषणा करके इसको भी खत्म किया जा सकता है। तीसरा कौन सा आपातकाल है? तो 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल बोला गया है। देखो वित्तीय आपातकाल को लेकर समझ लो, जैसे वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति की घोषणा पर ही आता है, और यहां पर भी सेम वही प्रोविजन है जो 356 में प्रक्रिया, यानी कि साधारण बहुमत के माध्यम से। कैसे? संसदीय अनुमोदन कितने 2 महीने में हो जाना चाहिए, और यहां पर भी साधारण बहुमत के माध्यम से संसद में प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, या राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की गई है वह प्रपोजल अगर संसद में पास हो जाता है तो वहां पर वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। लेकिन सौभाग्यवश अभी तक एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जब वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थिति आ जाए। हालांकि 1991 में एक बार ऐसा लग रहा था कि क्या वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, लेकिन वहां पर शुक्र है ना, हमारे वित्त मंत्री प्रधानमंत्री का, कि वहां पर हमें देश को वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थितियां बनी थी जो, उससे हम बाहर आ गए। लेकिन अभी देश में पूछा जाए एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा है तो नहीं लगा है। प्रेसिडेंशियल रूल को लेकर के देखो एक चिंता जो थी ना राज्यों की, कभी भी राज्यपाल बोल देंगे राष्ट्रपति महोदय से तो लगेगा। तो अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, ये एक डेड लेटर रहेगा, यानी कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ दी रेयरेस्ट में यूज किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। राज्यों को जो डर था वही हुआ ना। क्या डर था? केंद्र को मजबूत रखा है आपने, तो जो डर था, इसीलिए 100 से ज्यादा बार तक अभी प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है राज्यों में, जिसमें यूपी में ही 10 बार, भाई साहब यूपी में सर्वाधिक कितने 10 बार आपका प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा चुका है। ये समझ गए। और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। यहां भी साधारण बहुमत के माध्यम से ही वित्तीय आपातकाल क्या हो सकता है? अनुमोदित किया जा सकता है, और 2 महीने पर ही यहां पर क्या होता है? संसदीय अनुमोदन चाहिए होता है। तो अगर इन शॉर्ट आपको देखो नोट्स बनाने हो इमरजेंसी पर, 352, 356, 360 लिखना है, और इसके 3 आधार आपको बता देने हैं। इसमें जो आपका 355 को भी देखना है, 365 को जोड़कर देखना है, ठीक है, और 352 के साथ आगे 358 और 359 को जोड़कर देखना है। ठीक, समझना आर्टिकल्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। और फिर 360 तो आपको पता ही है वित्तीय आपातकाल कब लगता है। अब बात आ गई, जब हम इन 3 आधार को देख लेंगे, फिर संसदीय अनुमोदन वाली बात है। तो संसदीय अनुमोदन यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है, और 2 है, तो 1 2 2 कैसे याद रखोगे? 1 2 2। ठीक, तो उसके बाद बात आती है यहाँ पर बहुमत कौन सा चाहिए? यहाँ विशेष बहुमत चाहिए, और इन दोनों में साधारण बहुमत चाहिए। ये क्लियर हो गया। और ये आपका देखो 6 महीने 6 महीने करके आपका बढ़ाया जा सकता है। ये आपका 1 साल के लिए, और 2 कंडीशन आपकी रहेंगी जहां पर ये 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 कंडीशन कौन सी रहेंगी? 2 कंडीशन में पहली रहेगी आपकी, देखो अगर 352 लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, या इलेक्शन कमीशन ही कह दे वहां पर चुनाव नहीं हो सकता है। और ये जो है आपका अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। एक बार अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो फिर लग गया हमेशा के लिए, जब तक राष्ट्रपति घोषणा करके इसको खत्म नहीं करेगा। ठीक, समझ में आ गया। आपातकाल से जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे इसी फ्रेमवर्क में बनाए जाएंगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आधे पन्ने में ये सारी चीजें लिख जाएंगी, और फिर बार बार इसको रिवाइज करते रहना है। तो इस तरीके से जो पॉलिटी का पोर्शन था भाई साहब, जो पॉलिटी का आप लोगों का पोर्शन था, 10 क्लास में आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था। तो 10 क्लास में आपने देखा 90 से 95% एरिया हमने कवर कर लिया है। और ऐसे नहीं ऊपर ऊपर हवा में नहीं कवर किया है। कैसे कवर किया है? डेप्थ में एकदम कवर किया है। डेप्थ में कवर करने का फायदा ये होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अपने यूपीपीसीएस वगैरह में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कुछ, वो तो बिल्कुल सही होंगे, और जो घुमा कर भी क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा बहुत, कभी कभी लैंग्वेज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, वो भी गलत नहीं होंगे अपने। तो इस तरीके से आपका पॉलिटी का पोर्शन 90 से 95% कवर हो गया है। कुछ पोर्शन रह जाता है, जैसे देखो अभी लैंग्वेज वाला हो गया, आर्टिकल 371 में जो विशेष उपबंध किए गए, ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो ये छोड़े जाएंगे, ये छोड़े नहीं जाएंगे। एक हम लोग अभी आगे सीरीज करेंगे, कभी कभी आएंगे वहां पर वीडियोस, मस्ती की पाठशाला के नाम से एक सीरीज सोच रहे हैं आगे करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना उसको कि क्या करना चाहिए। देखो उसमें क्या करेंगे, जो ये टॉपिक छोटे छोटे, जैसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 371 विशेष उपबंध वाला है, यहाँ पर कोशिश करेंगे निमोनिक के माध्यम से कि याद हो जाए, ताकि एक क्वेश्चन आए अगर यहाँ से तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अपनी रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे रह गए छोटे छोटे वाले, तो उन छोटे छोटे टॉपिक्स को उस सीरीज में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से पॉलिटी अपना हो जाता है कंप्लीट। और आज जितने भी लोग हो, आलसी लोग भी याद रखना, जो आलसी लोग हो जो क्लासेस कर रहे हो, एक कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आज फाइनल वीडियो ही लास्ट वीडियो है पॉलिटी का। तो आज आप लोगों को क्या करना है भाई? आज आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 10 दिनों में, जो हम लोगों ने पॉलिटी को कवर किया है, वो कैसा रहा है। ठीक है, पॉलिटी को लेकर के पूछा था ना, पहले दिन बोला था कि 10वें दिन आपसे पूछूंगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पॉलिटी को लेकर के बढ़ा है, क्या रहा है, जो भी रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, जो आपको कमेंट करना है वो कमेंट आज आप सभी को करना है। ठीक, तो आज इस तरीके से पॉलिटी खत्म करते हैं। आगे फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री, अपने 55 डेज प्लान में क्या है अगला सब्जेक्ट? अगला सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आगे शुरू करेंगे, और फिर इसी तरीके से कंसिस्टेंसी बनाकर रखना भाई। और आप जितने बनाकर रखे हुए हो, वो एक बात यकीन के साथ देखो, इस बात को मान लेना कि रिजल्ट आपका औरों से बेटर होगा,
जो नहीं रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो एक दिन पढ़ते हैं 10 दिन का गोला मारते हैं, तो फिर वहां पर आयोग भी उनको गोला मारता है कस के। ठीक है, चलो फिर आज वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।